Good morning. Myself Amit Raghuvanshi, Assistant Professor in Index Nursing College. Today I teach about diabetic mellitus. So let's start. What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a group of metabolic disease characterized by elevated level of glucose in the blood. डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है? बॉडी में ब्लड में हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन, क्या होता है? इंसुलिन के सिक्रेशन में डिफेक्ट आता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन लेवल डाउन होता है। बॉडी में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है। कुछ भी डिसीज़, कुछ भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षी का काम करती है, प्रतिरोधी का काम करती है। लेकिन इंसुलिन सिक्रेशन, ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण इतना डिफेक्ट होता है कि हमें अदर फॉरेन बॉडी मतलब जैसे इंसुलिन आउटसाइड से लेने की दिक्कत आती है। इंसुलिन एक्शन और बोथ, जिसमें क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट भी होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी होता है। इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलाइटस इज़ अ क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट अफेक्ट योर बॉडी। डायबिटिस मेलाइटस क्या होता है? क्रॉनिक होता है, सीवियर प्रॉब्लम होती है शरीर के लिए। और इसमें क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और ये क्रॉनिक कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अफेक्ट योर बॉडी एबिलिटी टू यूज़ द एनर्जी फाउंड इन द फूड। क्या होता है? इसकी वजह से जो हमें फूड से जो एनर्जी मिलती है वो बॉडी एबिलिटी अफेक्ट होती है इसको यूज़ करने में। ठीक है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। साइन एंड सिम्टम्स आप क्या समझते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस किसी पेशेंट को होता है या हमें होता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ठीक है, देखते हैं। इनिशियल सिम्टम क्या क्या है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया से क्या समझते हैं? यूरिन बार बार आना, यूरिन की प्रॉब्लम होना। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है? पॉलीफेजिया में दिक्कत होती है, बहुत सी दिक्कत होती है। शुगर की वजह से, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। स्वेलिंग होती है बॉडी में, रेडनेस होती है, भूख ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। अगर हम खाना 2 टाइम खाना, 2 की जगह हमको 4 टाइम खाना चाहिए, लेकिन टुकड़ों में खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बार बैठे हैं तो इकट्ठा खाना खा लिया जो कि हमको शाम तक भूख न लगे। हमको दिन में 2 बार की जगह 4 बार, 5 बार मतलब भूखा नहीं रहना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें डाइट हमारी मेंटेन करना ज़रूरी है। अनइंटेंडेड वेट लॉस, इसमें क्या होता है? वेट लॉस होता है। डायबिटिक मेलाइटस में भारी मात्रा में वेट लॉस होता है। इरिटेबिलिटी होती है एंड अदर मूड चेंज होता है, स्ट्रेस होता है, इरिटेबल फील होता है, फैटीग एंड वीकनेस, थकान होती है, कमज़ोरी नज़र आती है। ठीक है, ये होते हैं डायबिटिक मेलाइटस के इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स। लेटर साइन सिम्टम्स से क्या समझते हैं? पर्सपिरेशन में क्या होता है? हमें पर्सपिरेशन मीन्स होता है पर्सपिरेशन क्या होता है? पर्सपिरेशन में हमें स्वेटिंग फील होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है अचानक से। किसकी वजह से? शुगर लेवल बढ़ने की वजह से। अगर शुगर, जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, वो कॉन्शियस रहता है या सेमी कॉन्शियस रहता है, हम चेक करते हैं, उसे असेस करते हैं, नर्स या डॉक्टर उसे असेस करते हैं, तो फील करते हैं, बॉडी फील करते हैं। अगर बॉडी उसकी कोल्ड है तो और स्वेटिंग हो रही है तो उसका शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ा हुआ ही आएगा। सेकंड, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेट करने लग जाता है इंसान, इरिटेबल हो जाता है। थर्ड, वोंट नॉट हील ईजीली, अगर हमें कुछ चोट लग जाती है, घाव हो जाता है तो वो ईजीली हील नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ट्रैम्बलिंग मीन क्या होता है? ट्रैम्बलिंग मीन कि हमें कुछ भी चीज़ स्थिर नज़र नहीं आती, हिलती हुई नज़र आएगी या धुंधली नज़र आएगी। लास्ट होता है कन्फ्यूजन क्या होता है? बहुत पेशेंट कन्फ्यूज़ रहता है,
उलझन रहती है उसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। सो कॉजेज़ मीन्स क्या होता है, किस कारण से हमें डायबिटीज़ मेलेटस होता है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, सम रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट द इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन अगर होता है पेशेंट को, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एज द इम्यून सेल्स आर एक्टिवेटेड अगेंस्ट द वायरस पार्टिकल, दे आर ऑल्सो एक्टिवेटेड अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। क्या होता है, इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल जो रहता है, जैसे कुछ भी वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता है, तो मैंने जैसा बताया था कि एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम रहता है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा किसके अगेंस्ट, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और इम्यून सेल्स जो रहती है वह भी एक्टिवेट हो जाती है किसके अगेंस्ट, वायरस पार्टिकल के। दे आर ऑल्सो एक्टिवेटेड अगेंस्ट द बीटा सेल। बीटा सेल्स के अगेंस्ट जो पेनक्रियाज में रहती है उसके अगेंस्ट भी इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। Viruses that have been implicated in the causation of type 1 diabetes include रूबेला वायरसेस। वायरस दैट हैव बीन इम्प्लिकेटेड, तो मतलब जो वायरस इम्प्लिकेट करते हैं कॉजेशन और टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। डायबिटिक मेलेटस 2 टाइप का होता है। टाइप 1 जैसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अगर वायरस की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, इंसुलिन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं वो, जिससे हमें बाहरी सहायता से इंसुलिन की मदद होती है। ये किस वजह से होता है, रूबेला वायरस की वजह से। रूबेला वायरस अगर होगा तो टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है जेनेटिक टेंडेंसी। जेनेटिक टेंडेंसी क्या होता है, जेनेटिक टेंडेंसी समझ, टाइप 1 डायबिटीज़ सिम्स टू रन इन फैमिलीज विच सजेस्ट जेनेटिक बेसिस टू द पैथोलॉजी ऑफ द कंडीशन। जेनेटिक टेंडेंसी क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ अगर किसी को घर में है, माता पिता को, दादा दादी को, घर में किसी को, बड़े बुजुर्ग को है, तो वो उनसे उनके संतान में आना स्वाभाविक सी बात है। सम HLA मीन्स क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीनोटाइप आर नोन टू रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक इसका स्रोत रहता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस को बढ़ावा देने का। नेक्स्ट है लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, देयर इज थॉट दैट लैक ऑफ विटामिन डी in the first year of child life may raise the risk of type 1 diabetic development। कि 1 ईयर चाइल्ड है या सब थोड़ा भी बड़ा है या छोटा है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी की अगर कमी होगी तो ये रिस्क है सबसे बड़ा सोर्स है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को डेवलप होने का। ठीक है, ये है कॉजेस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़। Development of antibodies. Some researchers have suggested that development of antibody against protein in cow's milk may also lead to the development of antibodies that attack the beta cell of the pancreas. The presence of antibody against pancreatic beta cell is seen as subtype of type 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर एंटीबॉडीज अब डेवलप होती है, किस वजह से, बीटा सेल, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो एंटीबॉडी डेवलप होने के कारण भी ये सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का डेवलप होना, प्रोटीन काऊ मिल्क जैसे हम यूज़ करते, काऊ मिल्क देते हैं बच्चे को या किसी को, बड़े को, बुजुर्ग को, और ये बीटा सेल, पेनक्रियाज में बीटा सेल होती है, बीटा सेल अगर ख़त्म करने के लिए, बीटा सेल को हम बढ़ने से रोकने के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ती है मात्रा, तो यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का। नेक्स्ट, सर्टेन ड्रग एंड केमिकल्स में ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज
डायबिटीज़ बाय डिस्ट्रॉइंग द पेनक्रियाटिक बीटा सेल। क्या होता है, कुछ ड्रग होते हैं और केमिकल होते हैं जो हमें हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में या जो हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं कुछ भी बीमारी के लिए, वह भी सबसे बड़ा कारण होता है पेनक्रियाटिक बीटा सेल को नष्ट करने का, जिसकी वजह से क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होती है। दिस इंक्लूड केमिकल सच एज पायरिन्यूरॉन वेकर N3 पायरिडाइल मिथाइल एंड नाइट्रोफेनाइल यूरिया। ये केमिकल हैं कुछ, जैसे कि मैंने केमिकल के बारे में बताया, पायरिन्यूरॉन होता है, N3 पायरिडाइल मिथाइल होता है, NP पर नाइट्रोफेनाइल यूरिया होता है। ये ड्रग्स है, केमिकल्स है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का बढ़ने का स्रोत बनता है, विच इज़ यूज एज अ रेड पॉइजन एंड इज़ नो लॉन्गर यूज इन USA। यह रेड, जैसे कि क्या होते हैं, रेड पॉइजन के चूहे को मारने के लिए जो दवाई आती है उसमें ये केमिकल यूज़ होते हैं, पर ये ज़्यादा लंबे समय तक USA में यूज़ नहीं हो पाई है। एन एंटी कैंसर एंड एंटीबायोटिक एजेंट कॉल्ड स्ट्रेप्टोजोटोसिन यूज टू ट्रीट पेनक्रियाटिक कैंसर। तो पेनक्रियाटिक कैंसर में यूज़ होने वाले ड्रग होते हैं, और एंटी कैंसर में जो एंटीबायोटिक एजेंट होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोजोटोसिन यूज़ किया जाता है। ऑल्सो डिस्ट्रॉय द पेनक्रियाटिक बीटा सेल। ये क्या करते हैं, ऑल्सो ये भी पेनक्रियाटिक बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। इसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा का शरीर में कम होते जाती है और हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ बढ़ा देती है। नेक्स्ट कॉजेज़, अदर कॉजेज़ क्या हैं, वेट गेन होगा, वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस होना ही है इसके अंदर। फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फैट जो शरीर का फैट है, बॉडी का फैट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मूड चेंज होगा, इरिटेबिलिटी होगी, स्वेटिंग होगी। रेस क्या होगी, मतलब नॉर्मली जो मूवमेंट है इंसान की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। फैमिली हिस्ट्री भी डिस्टर्ब होगी। अगर हमें होता है तो हमारे आने वाले संतान जो है उनको भी हो सकता है, हमारे वंशज जो है उनको भी ये वंशानुगति की बीमारी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। एज मोर देन 45 या 45 से ज़्यादा एज है तो उनको भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा होती है। प्री डायबिटीज़ है, अगर प्री डायबिटीज़ रह चुका है इंसान, जैसे कुछ स्टेरॉइड या फिर हॉस्पिटल में ऐसे ड्रग जो यूज़ किए गए हैं जिसका शुगर लेवल बढ़ता है, तो उनको भी डायबिटिक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ओवरी कुछ जो महिलाओं में ओवरी से रिलेटेड कुछ समस्या रहती है, जो भ्रूण की समस्या रहती है, उसकी वजह से जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट उनका यूज़ होता है उसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस के चांस बढ़ जाते हैं। बॉडी मास इंडेक्स हायर देन 25, बॉडी मास इंडेक्स मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स हमारे शरीर का होता है वो अगर 25 से बढ़ जाता है तो भी डायबिटिक मेलाइटस होने के चांस बढ़ते हैं। फेट सॉल्युबल विटामिन जो है जो इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से क्या होता है शरीर में मोटापा बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से बॉडी मास इंडेक्स 25 या 25 से अबव होता है तो डायबिटिक मेलाइटस के चांस बढ़ जाते हैं। रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज अगर रिमूव करते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी सर्जरी के कारण या फिर बीमारी के कारण पेनक्रियाज को शरीर से रिमूव किया जाता है, सर्जरी की जाती है, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, कुछ भी हो जब बीमारी हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज हो जाता है, इसकी वजह से पेनक्रियाज को रिमूव करना पड़ता है, तो डायबिटिक होना संभव है। नेक्स्ट पेनक्रियाटिक एनाटॉमी हम देखेंगे। ग्लैंड विथ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दो फंक्शन होते हैं पेनक्रियाज के। क्या होता है 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 60 से 100 ग्राम का होता है पेनक्रियाज। 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका वज़न क्या होता है 60 to 100 ग्राम। लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियम सेकंड नंबर वर्टिब्रल लेवल। क्या होता है पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड होता है, रेट्रोपेरिटोनियम में सेकंड नंबर वर्टिब्रल लेवल के पास में। एक्सटेंड एंड ऑब्लिक ट्रांसवर्स पोजीशन। क्या होता है एक्सटेंड होता है ऑब्लिक पोजीशन में, ट्रांसवर्स पोजीशन में। पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज
और पेनक्रियास के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। इसका सर होता है, गर्दन होती है, शरीर होता है और पूँछ होती है पेनक्रियास की। ठीक है, नेक्स्ट ये पार्ट्स हैं पेनक्रियास के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डायबिटिक मेलाइटस 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है? ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंसुलिन दिए बिना डायबिटिक कंट्रोल में नहीं आ पाती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस, जिसमें ओरली या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ओरली ट्रीट कर सकते हैं हम इसे, डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में या फिर कुछ भी लिक्विड फॉर्म में हम दे के इसे ओरली कंट्रोल कर सकते हैं। वो टाइप 2 में आते हैं। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, वो होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। This type of diabetes is characterized by loss of insulin producing beta cell in isolate of the Langerhans in the pancreas. पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन को। इंसुलिन को क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, इसकी वजह से शरीर को आउटसाइड इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसके वजह इसमें क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ये बीमारी, ये प्रॉब्लम आती है। इट यूज टू बी कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। जुवेनाइल से हम क्या समझते हैं कि बच्चों में एकदम से ये बीमारी, अचानक से ये बीमारी दिखती है। बिकॉज इट ऑफन बिगिनस इन चाइल्डहुड, क्योंकि क्या होता है, बचपन से ही बीमारी की शुरुआत शरीर में हो जाती है। इट मे बी कॉज्ड बाय जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। क्या होता है, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह, क्या कारण होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस बचपन में होने का, बच्चों में होने का? क्योंकि जेनेटिक पूर्वजों को, माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी घर में किसी को भी जीन के थ्रू इन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस प्राप्त होता है। It could also be the result of faulty beta cell in the pancreas that normally produce insulin. It could also be the result of, क्या होता है, बीटा सेल फॉल्टी होती है जो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उसकी वजह से भी डायबिटिक मेलाइटस होता है। चाइल्डहुड में ये अधिकतर देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी अब हम देखेंगे। टाइप 1 डायबिटिक ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैकिंग द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, बीटा सेल में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसमें इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है। इसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है और इंसुलिन की मात्रा कम होती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियर वाई दिस हैपन। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये क्यों होता है। अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड मीन्स inadequate amount of glucose are taken up by cell of the body। अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं, बॉडी सेल में डेवलप हो रही है, जो क्या करती है, सेलुलर फंक्शन। हमारे बॉडी में एनर्जी किस वजह से, सेलुलर फंक्शन अगर होना है तो एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में इंक्रीज़ नहीं होगा तो एनर्जी जो है डाउन होगी, सेलुलर फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। ग्लूकोज रिमेन इन द ब्लड लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज अगर ब्लड में मिलेगा ज़्यादा मात्रा में, इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ना ही है, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होना ही है, स्वाभाविक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1। अब हम क्या देखेंगे, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। कुछ स्मॉल ब्रीथिंग में मीन्स क्या समझते हैं आप, स्मेल आती है ब्रीथिंग में, या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द बना ही रहता है,
नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, नोज़िया फील होता है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मीन्स क्या होता है? पॉलीडिप्सिया में तेज़ी से वज़न, इंसान के शरीर का वज़न तेज़ी से घटने लगता है, इसको क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। सेकंड है पॉलीयूरिया, यूरिन की मात्रा बढ़ जाना, यूरिन बार बार आना या फ्रिक्वेंटली आना या फिर रुक रुक के आना, ये किस में होता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया में क्या होता है? शरीर की भूख बढ़ जाती है, इंसान बार बार भूख लगती है, बार बार खाना खाता है, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण हैं। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। बाय फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज इज टाइप 2 डायबिटीज़। इस मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ डायबिटीज़ केसेस इन रिजल्ट एडल्ट। यहाँ टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है और ये 95% ऑफ एडल्ट, मतलब एडल्ट में अधिकतर देखने को मिलता है और यही सबसे ज़्यादा टाइप सेकंड ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट यूज़ टू बी कॉल्ड एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसे हम क्या कह सकते हैं? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कि एक उम्र के बाद, मतलब शरीर जब एक्टिव होता है एक एज के बाद, एडल्ट एज में जब हम रहते हैं, ये ऑनसेट हमें डायबिटीज़ का पता चलता है और इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ से कहते हैं। इसके लिए हमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, ओरली या लिक्विड फॉर्म में हमें इसे ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अब हम देखेंगे डायबिटिक मेलाइटस टाइप सेकंड की। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह है। इट इज़ ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है और रिड्यूस करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, कंबाइंड विद रिलेटिवली रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन के साथ मिलकर ये काम करता है। विच इन cases become absolute. The defective responsiveness of body to insulin almost certainly involved in the insulin receptor in cell membrane. इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये क्या करता है? उसके साथ भी इन्वॉल्व होता है। द पेनक्रियास यूजुअली प्रोड्यूस सम इंसुलिन। पेनक्रियास जब इसमें क्या करता है? कुछ इंसुलिन की मात्रा प्रोड्यूस करता है, देता है शरीर को, जिसकी वजह से कंट्रोल में रहता है शुगर लेवल। Type 2 diabetes is caused by either inadequate production of the hormone insulin or a lack of response to insulin by various cell of the body. बॉडी में वेरियस सेल में क्या होता है? इंसुलिन रिस्पांस कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इंसुलिन की मात्रा कम होती है पर प्रोड्यूस ज़रूर होती है, इनएडिक्वेट होती है पर प्रोड्यूस ज़रूर होती है। जिसमें कि हम टाइप 2 के अंदर में लेते हुए हम डायबिटिक मेलाइटस ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमें क्या क्या देखना है डायबिटिक मेलाइटस। रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, डिफाइन डायबिटिक मेलाइटस, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप 1 डायबिटीज, इट्स पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम, briefly explain type 2 diabetes, its pathology, causes and sign and symptom, explain diagnostic tests to detect diabetes, describe treatment of diabetes, list down complication of diabetes, describe collaborative care of diabetes, इंसुलिन का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या होता है कि जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आगे जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। डायबिटिक मेलाइटस की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं वो हम देख चुके हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम देख चुके हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसके देख चुके हैं, इसके कॉजेज देख चुके हैं, साइन एंड सिम्टम्स देख चुके हैं। टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी हम देख चुके हैं, कॉजेज देख चुके हैं, साइन एंड सिम्टम्स देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायबिटीज़ अगर होता है तो हमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सके। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं।
डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कराना चाहिए? ग्लाइसेटेट टेस्ट, ग्लाइसेटेट हीमोग्लोबिन, A1C क्या होता है? HbA1c ग्लाइसेटेट हीमोग्लोबिन होता है, टेस्ट होता है। An A1C level of 6.5% or higher on two separate tests indicate that you have diabetes। अगर A1C लेवल 6.5% या फिर उससे हायर होता है, टू सेपरेट दो टेस्ट अगर होते हैं उसमें टू सेपरेट लेवल में 6.5% या उससे हायर जाता है, तो क्या होता है? डायबिटीज़ शरीर में होना स्टार्ट हो जाता है। एन A1C बिटवीन 5.7 एंड 6.4% इंडिकेट प्री डायबिटीज़। A1C अगर 5.7 6.4 है तो उससे पहले कभी इंसान को, पेशेंट को डायबिटिक पहले कभी रह चुका है, प्री डायबिटीज़। बिलो 5.7 इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर 5.7 के नीचे रहता है लेवल A1C का, तो यहाँ डायबिटीज़ की कंडीशन में नहीं आता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट से हम समझते हैं आरबीएस हम लेते हैं वार्ड में, हॉस्पिटल में। और रैंडम ब्लड शुगर लेवल ऑफ 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg/dl क्या होता है? 200 लेवल अगर बढ़ जाता है तो 11.1 मिलीमोल पर लीटर और हायर सजेस्ट डायबिटीज़। अगर 200 से ज़्यादा होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल या फिर 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ सजेस्ट होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट से हम क्या समझते हैं कि हम जो टेस्ट खाली पेट, बिल्कुल सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल खाली पेट किया जाता है, बिना पानी, बिना कुछ नाश्ते के, बिल्कुल खाली पेट, नील बाय माउथ। A fasting blood sugar level from 100 to 125 mg/dl 5.6 to 6.9 millimole is considered pre-diabetes। अगर 100 to 125 हमारा ब्लड शुगर लेवल नील बाय माउथ में रहता है, फास्टिंग में रहता है, तो ये किस कंडीशन में आता है? प्री डायबिटीज़ में, पहले उससे डायबिटीज़ रह चुका है। इफ़ इट्स 126 mg/dl या फिर 7 मिलीमोल और हायर और टू सेपरेट टेस्ट क्या होता है? फास्टिंग में अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 126 mg/dl या फिर 7 मिलीमोल इससे ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है? डायबिटीज़ हो चुका है। नेक्स्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg/dl या फिर 7.8 मिलीमोल होता है तो नॉर्मल होता है। रीडिंग ऑफ मोर देन 200 mg/dl 11.1 मिलीमोल आफ्टर 2 hours इंडिकेट डायबिटीज़। जैसे कि हम फास्टिंग में प्री लंच, प्री डिनर, जो खाने के पहले हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, 140 mg/dl तक रहता है तो ये नॉर्मल है। और अगर ये खाने के 2 घंटे बाद या फिर जो रीडिंग लेते हैं 200 mg/dl या फिर 11.1 मिलीमोल, इससे ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ की कंडीशन में आता है। और रीडिंग बिटवीन 140 एंड 199 7.8 मिलीमोल एंड 11 मिलीमोल इंडिकेट प्री डायबिटीज़। अगर 140 खाने के बाद भी अगर 140 या 199 के बीच में आ रहा है तो क्या होता है? प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में आता है। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज कैसे मॉनिटर करते हैं वो हम अब देखेंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज, एक तो मशीन के थ्रू हम सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं ब्लड शुगर की। इसमें क्या होता है? अलाउ सेल्फ मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। अगर डायबिटीज़ हमें हो चुका है, हमने डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने हमें ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है और रेगुलरली चेकअप के लिए बोला है, तो हम रेगुलरली तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते। इसके लिए क्या होती है? ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए मशीन होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमीटर। और डॉक्टर हमें ये भी बताता है कि हमें डाइट प्लान देते हैं, हमें एक्सरसाइज क्या क्या करना चाहिए, मेडिकेशन डेली जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड शुगर लेवल सेल्फ से ही घर में भी चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग एपिसोडिक हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हमें ये डिटेक्ट करना है कि एपिसोडिक कंटिन्यूसली हमारा ब्लड शुगर लेवल
बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा है या फिर ब्लड शुगर लेवल कम तो नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप चेकअप डॉक्टर से करवाना ज़रूरी होता है। अगर हम घर में भी टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि हमारा जैसे हम मेडिकेशन कुछ ले रहे हैं, मेडिकेशन लेने के बावजूद भी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ आ रहा है, या फिर टेबलेट लेने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल काउंट से कम आ रहा है और डेली एपिसोड इसका काउंट डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो भी हमें इन दोनों कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पेशेंट एजुकेशन इज़ क्रूशियल। पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में एजुकेट करना, उसे हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसको क्या क्या डाइट लेना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम मेडिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, उसको ये बताना चाहिए। उसे टाइम टू टाइम मेडिकेशन, उसका डेली एक्सरसाइज, उसका डेली लिविंग जो लाइफस्टाइल है वो उसका चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ें एजुकेशन में पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। डिफरेंस क्या क्या होता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में, ये अब हम देखेंगे। टाइप 1 क्या होता है, यंग एज में होता है। और क्या होता है टाइप 2 क्या होता है, मिडिल एज में होता है, एल्डरली पीपल को होता है। यंग एज चिल्ड्रन को भी हो सकता है या फिर यंग एज में हो सकता है। ये टाइप 2 क्या होता है, मिडिल एज एक एज के बाद होता है या फिर एडल्ट में होता है। टाइप 1 में क्या होता है, नॉर्मल BMI रहता है, नॉट ओबेस रहता है। टाइप 1 में क्या रहता है, BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है नॉर्मल रहता है, ज़्यादा फैटी नहीं रहता है। टाइप 2 में क्या होता है, यूजुअली ओवरवेट होता है, ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा शरीर का ज़्यादा फैट होगा। टाइप 1 में क्या होता है, नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री। टाइप 1 में इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, फैमिली हिस्ट्री। और इसमें टाइप 2 में क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री यूजुअल होती है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के घर में किसी को पहले रहा होगा तो वो उनके थ्रू वंशानुगति जेनेटिक आता ही है, यूजुअली आते ही है। टाइप 1 में क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण रहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के रहते हैं, हफ्ते भर, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के, कुछ हफ्तों के रह सकते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है, सिम्टम विल बी प्रेजेंट फॉर मंथ ईयर। और इसमें क्या होता है, टाइप 2 में इसके लक्षण प्रेजेंट रहते हैं, महीनों तक रह सकते हैं, सालों तक रह सकते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। टाइप 1 में क्या होता है, कैन प्रेजेंट विद डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। टाइप 1 में क्या होता है, अगर शुगर लेवल ज़्यादा ही कम होगा, शुगर लेवल अगर शरीर में ज़्यादा ही बढ़ जाता है इंसुलिन मात्रा प्रॉपर देने के बावजूद भी, तो पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और टाइप 2 में क्या होता है, डू नॉट प्रेजेंट विद डायबिटिक कोमा, यह डायबिटिक कोमा से के साथ प्रेजेंट नहीं होता है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती ही है, और टाइप 2 में इंसुलिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और प्रीवियस डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले डायबिटीज़ होता है, उसमें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंसुलिन एंड हाउ डज इट वर्क। इंसुलिन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इंसुलिन इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन दैट रेगुलेट अपटेक of glucose from the blood into most cell, primary muscle and fat cell, but not central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न गिनते हुए जो मसल एंड फैट सेल होती है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, प्रिंसिपल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज रहती है, मोस्ट सेल्स में रहती है, इसको नॉर्मली मेंटेन करता है। Therefore, deficiency of insulin or the insensitivity of its receptor plays a central role in the all form of diabetic mellitus। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की कमी होती है या इंसेंसिटिविटी होती है, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस का मेन रोल प्ले होता है। डायबिटिक मेलाइटस के चांस बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर कन्वर्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स टू द मोनोसेचुराइड ग्लूकोज। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वो क्या होता है, कुछ ही घंटों में मोनोसेचुराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ब्लड एंड यूज बाय द बॉडी एज फ्यूल। ये क्या होता है,
शरीर में ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो यूज़ होती है किस तरह, बॉडी फ्यूल की तरह, बॉडी एक्टिविटी की तरह। इंसुलिन इज रिलीज इनटू द बॉडी बाय बीटा सेल। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? बीटा सेल से। बीटा सेल कहाँ होती है? पेनक्रियाज में। फाउंड इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। लैंगरहैंस आइसलेट में पेनक्रियाज में सिचुएटेड होती है। इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज टिपिकली आफ्टर ईटिंग। अगर हम खाना खाते हैं, खाने के बाद टिपिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना ही है, इसका रिस्पॉन्स इतनी है। इंसुलिन इज यूज्ड बाय अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी सेल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड फॉर यूज एज फ्यूल। इंसुलिन क्या होता है? बॉडी सेल में 2/3 हिस्से में एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज के थ्रू। और क्या होता है? ब्लड में ये मिलता है और क्या करता है? बॉडी की एक्टिविटी को बनाए रखता है, बॉडी की ऊर्जा को बनाए रखता है फॉर कन्वर्जन टू अदर नीडेड मॉलिक्यूल और फॉर स्टोरेज। क्या होता है? कन्वर्जन अदर जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा की कमी है और अदर स्टोरेज में कमी है, फैट सोल्यूबल विटामिन जो रहते हैं, वो इसका इंसुलिन का वर्क ये होता है कि वहाँ प्रॉपर मात्रा में पहुँचाए और बॉडी एक्टिविटी बनाए रखे, बॉडी को नॉर्मली मेंटेन कर सकें। इंसुलिन इज ऑल्सो द प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए इंसुलिन का सबसे बड़ा योगदान होता है। फॉर इंटरनल स्टोरेज इन लीवर एंड मसल सेल्स और लीवर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो, यह इंसुलिन का काम होता है। लोअर ग्लूकोज लेवल रिजल्ट बोथ इन द रिड्यूस रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल। अगर ग्लूकोज लेवल लोअर होता है, इसकी वजह से होता है रिलीज होती है इंसुलिन बीटा सेल से, पेनक्रियाज से बीटा सेल से इंक्रीज होता है इंसुलिन। ये क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है, कम करके रखता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इज इनसफिशेंट, इफ सेल रिस्पॉन्ड पुअरली टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? सेल का रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाती है, इंसुलिन प्रतिरोधक हो जाता है। देयर कैन बी परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। और प्रोटीन सिंथेसिस धीरे होने लगता है। एंड अदर मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट, क्या होता है? मेटाबॉलिक का अरेंजमेंट स्लो हो जाता है, सच एस एसिडोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। डायबिटिक मेलाइटस के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस अगर होता है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पेशेंट जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हाइपर ऑस्मोलर स्टेट क्या होता है? जिसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिन बार बार आना, ये सब होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लड विजन हमें देखने में प्रॉब्लम आती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन इन फीमेल, बेलेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस में इन्फेक्शन होता है जिसका क्या कहते हैं? बेलेनाइटिस। और फीमेल में क्या होता है? वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड और फीट, नमनेस हो जाती है हाथों में और फीट में, कहाँ पे? पंजों में। फैटिग होता है, थकान सी होने लग जाती है। नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, नोज़िया टाइप फील होता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? जो अभी हमने देखे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन थे, अब हम देखेंगे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? वेस्कुलर डिसीज़ में माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर।
माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर डिसीज़ होती है। क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांस बढ़ जाते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाता है, न्यूरॉन में प्रॉप चेंजेस आते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी, यूरिनरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं डायबिटिक के कारण, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना जो हमारे आँखों की रेटिना होती है, डायबिटिक के कारण उसमें चेंज आता है, ब्लड विजन गंदा हो जाता है या फिर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी का फैटिग होता है, नोज़िया होता है, फैटिग होता है, स्वेटिंग होती है, ये सब डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में आता है। डायबिटिक एंजियोपैथी, हार्ट रेट चेंज होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटिक के कारण, ये सब क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलाइटस कोलैबोरेटिव केयर। हम डायबिटिक मेलाइटस में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को हम टीच कर सकते हैं डायबिटिक मेलाइटस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट प्लान उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकेशन कितना ज़रूरी है उसके लिए हम ये बता सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी हम डाइट प्लान उसका मेंटेन कर सकते हैं कि उसे खाना कब और कैसे खाना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। न्यूट्रिशन, उसके क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बताना चाहिए। डायबिटिक में उसे क्या क्या फ्रूट, क्या वेजिटेबल यूज़ में लेना चाहिए, वो हम बता सकते हैं। ड्रग थेरेपी जो भी हम डायबिटिक में ड्रग दे रहे हैं उसके बारे में हम बताना चाहिए, और जो ड्रग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल्स है, उसके क्या यूज़ है, किस यूज़ के लिए दे रहे हैं, किस उपयोग, क्या उपयोग आ रहा है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है शरीर में, ये सब पेशेंट को बताना चाहिए। एक्सरसाइज क्या महत्व है, व्यायाम, योगा, इन सब का क्या महत्व है डायबिटिक में कंट्रोल करने के लिए, इन सब के बारे में पेशेंट को टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज सेल्फ मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, ये हम बताना चाहिए। न्यूट्रिशनल थेरेपी में क्या होता है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन ओवरऑल हेल्दी ईटिंग प्लान, डाइट प्लान मेंटेन करना चाहिए पेशेंट को। अ पर्सन विद डायबिटीज़ कैन ईट द सेम फूड एज अ पर्सन विदाउट डायबिटीज़। अगर पर्सन डायबिटीज़ में है वो सेम फूड खा रहा है जो डायबिटिक पर्सन नहीं है उसके जैसा ही खाना, नॉर्मल खाना अगर खा रहा है, तो उसे हमें इसके बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डाइट उसको मेंटेन करके चलना है। ओवरऑल गोल ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी असिस्ट पीपल टू मेक चेंजेस इन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज हैबिट। क्या होता है, गोल्स क्या है न्यूट्रिशनल थेरेपी का, कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन जो डाइट है वो हैबिट में पेशेंट ला सकें, चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकें, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकें। दैट विल लीड टू इम्प्रूव मेटाबॉलिक कंट्रोल। किसके लिए, मेटाबॉलिक कंट्रोल के लिए, तो मेटाबॉलिक कंट्रोल इम्प्रूव करने के लिए। फूड कंपोजिशन का था मील प्लान डेवलप विद डाइटिशियन के थ्रू हम मील प्लान, डाइट प्लान जो भी होता है वो डेवलप कर सकते हैं। न्यूट्रिशनली बैलेंस कैसे कर सकते हैं पेशेंट को, इसके बारे में बता सकते हैं। डज नॉट प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड, अदर फूड का कंजप्शन करने से हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज में हम क्या बता सकते हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ डायबिटिक मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट होता है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ ऑलवेज कंट्रोल में रहेगी। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्या होगा, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी हुई है वो इंक्रीज़ होगी, इंसुलिन डेवलप होगा हमारे शरीर में एक्सरसाइज की वजह से। लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डाउन होगा। डिक्रीजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट जो फैटी एसिड है वो हमें स्नैक्स के रूप में कम मात्रा में लेना चाहिए। कि 30 मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ओनली 30 मिनट एक्सरसाइज में स्मॉल फूड इंटेक करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो, जिससे वजह से हम क्या हाइपोग्लाइसेमिया में ना जा पाए, शुगर लेवल अचानक से कम ना हो जाए। इसलिए कुछ स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड हमें 30 मिनट के लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज लेना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आफ्टर मील खाने के बाद एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में हम पेशेंट को बताना चाहिए। एक्सरसाइज प्लान शुड बी इंडिविजुअलाइज,
प्रत्येक पेशेंट को इंडिविजुअली हमें एक्सरसाइज प्लान प्रोवाइड करना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली बताना चाहिए। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना चाहिए। पेशेंट को ये सब बताना चाहिए। थैंक यू। Today's my topic is complete.